आइए चलते हैं वर्गीकी तथा जंतु जगत का वर्गीकरण। हाँ, वर्गीकी तथा जंतु जगत का वर्गीकरण। इस जंतु जगत का वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि संपूर्ण जीवों को कितने जगत में वर्गीकरण किया गया है। आइए इसके माध्यम से कुछ पहले हम वैज्ञानिकों से परिचय पात्र होते हैं और कौन सी वैज्ञानिक ने क्या किए हैं इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा एक झलक की ओर चलते हैं। आइए, समस्त जीवों को अरस्तु द्वारा जो देखते हैं वो दो समूह में बांटा गया था। एक था जंतु जगत और दूसरा था वनस्पति। यानी जंतु समूह के अंतर्गत जंतुओं को रखा जाता था, यानी जितनी भी जंतु से संबंधित जीव था वो सभी जंतु समूह के अंतर्गत रखा गया था। और वनस्पति समूह की बात करते थे तो जितने भी प्लांट से संबंधित जीव जो था वह सभी को वनस्पति समूह के अंतर्गत रखा गया था। ये बताए थे वैज्ञानिक महोदय अरस्तु ने, यानी अरस्तु महोदय के द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में वर्गीकरण किया गया था। पहला क्या समूह था? जंतु समूह, यानी जिसमें कि जंतुओं को रखा जाता था। और दूसरा क्या था? वनस्पति समूह, जिसमें वन यानी कि वन पेड़ पौधे से संबंधित जीवों को रखा जाता था। तो ऐसे दो समूहों में विभाजित किया गया था अरस्तु महोदय के द्वारा। फिर पुनः कैरोलस लिनियस महोदय ने अपनी एक सिस्टमा नेचर नाम का पुस्तक लिखे थे। उस पुस्तक में जीवों को दो जगत में बांटा गया था। उस पुस्तक में कैरोलस लिनियस महोदय के द्वारा जीवों को दो जगत में बांट दिया गया था। पहला था पादप जगत और दूसरा था जंतु जगत। यानी कहने की बात यह होती है कि अरस्तु महोदय ने दो समूह में बांटा गया था, यानी अरस्तु महोदय के अनुसार जो है दो समूह में बांटा गया था। कैरोलस लिनियस महोदय के अनुसार दो जगत की बात करते हैं। आइए हम इनके दो जगत जैसे पादप जगत और जंतु जगत, यानी कैरोलस लिनियस महोदय के द्वारा दो जगत यानी सिस्टमा नेचर नाम का पुस्तक में इन्होंने संपूर्ण जीवों को दो जगत में बांटे थे। लिनियस द्वारा जो शुरू की गई वर्गीकी का प्रणाली से ही आधुनिक वर्गीकरण का नींव पड़ी थी। इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। यानी कैरोलस लिनियस महोदय को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। ये वर्गीकरण की आधारभूत जो है उसकी जाति होती है। वर्गीकरण जो है उसकी जाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। तो देखे आपने कि कैरोलस लिनियस महोदय के द्वारा जो है सिस्टमा नेचर नाम की पुस्तक में उन्होंने दो जगत में संपूर्ण जीवों को दो जगत में वर्गीकरण किया गया था। यह वर्गीकरण जो था वह आधुनिक वर्गीकरण के तौर पर माना जाता था। इसीलिए कैरोलस लिनियस महोदय को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। आइए, जीवों का कुछ वर्गीकरण इस प्रकार से है। अभी आप देख रहे होंगे जीवों का वर्गीकरण, जैसे जीवों की परंपरागत द्विजगत, यानी दो जगत के अनुसार जो देखते थे। आपने देखा कि दो समूह में अरस्तु महोदय के द्वारा, दो जगतों में कैरोलस लिनियस के महोदय के द्वारा। तो आइए अब चलते हैं हम दो जगत वर्गीकरण के स्थान पर हिटकर की 1969 ईस्वी में दी गई थी 5 जगत प्रणाली। यानी महोदय हिटकर, वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, हिटकर महोदय ने 1969 ईस्वी में संपूर्ण जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण किया गया था। यानी हिटकर महोदय के द्वारा जीवों को 5 वर्गीकरण प्रणाली में वर्गीकृत की गई थी। आइए हम चलते हैं वह 5 जगत कौन कौन से हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंजाई एवं एनिमालिया। यानी मोनेरा किंगडम यानी मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा किंगडम यानी प्रोटिस्टा जगत। अब देखते हैं प्लांटिया किंगडम माने पादप जगत, फंजाई किंगडम यानी कवक जगत,
एनिमालिया किंगडम यानी जंतु जगत। ऐसी 5 जगतों में हिटकर महोदय के द्वारा 1969 ईस्वी में वर्गीकरण किया गया था। आइए हम चलते हैं मोनेरा किंगडम की और विशेष रूप से इसके अंतर्गत जितने भी प्रोक्रिएटिक कोशिका वाले जीव होते हैं वो सभी को सम्मिलित किया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव को सम्मिलित किया जाता है। ये प्रायः जो होते हैं सूक्ष्मदर्शी, यानी ये बहुत ही छोटे जीव होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। सामान्य आंखों से आप ऐसे जीव को नहीं देख सकते हैं, यानी यह एक कोशिकीय संरचना वाले जीव होते हैं। ये मुख्य रूप से मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले एक कोशिकीय संरचना वाले जीव होते हैं। कुछ सदस्य की बात करते हैं। इसके कुछ सदस्य जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ये क्या होता है? एक कोशिकीय का मतलब ये हुआ कि जिस जीव में एक ही सिर्फ कोशिका पाया जाता है, और बहुकोशिकीय का मतलब ये होता है कि जिसमें बहुत कोशिका पाए जाते हैं, एक से अधिक कोशिका पाए जाते हैं, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जिसमें सिर्फ एक कोशिका पाया जाता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जिसमें बहुत कोशिका पाया जाता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। आइए, तंतु में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया तंतु में बैक्टीरिया होते हैं जो इसी जगत के जीव माने जाते हैं। यानी ऐसे जीव देखते हैं सामान्यतः कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी ऐसे कोशिका, यानी ऐसे जीव के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें केंद्रक का अभाव होता है। इसमें देखते हैं केंद्रक का अभाव होता है, इसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है। यानी ऐसे बैक्टीरिया, यानी ऐसे जगत के अंतर्गत आने वाले जीव में जो है वो देखते हैं केंद्रिका नहीं पाई जाती है। यह मुख्यतः जो होते हैं परपोषी जीव होते हैं, यानी परपोषी में जैसे परजीवी या फिर मृतजीवी भी होते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ सदस्य जो होते हैं इनके स्वपोषी होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण, जिसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण या फिर रसायन संश्लेषण, ऐसे संगठित कोशिका का अभाव होता है, ऐसे संगठित केंद्रक का अभाव होता है। यानी ऐसे बैक्टीरिया में केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक कला व केंद्रिका का भी इसमें अभाव होती है। ऐसी स्थिति में देखते हैं कि कोशिका द्रव में डीएनए अणु पड़ा रहता है, यानी ऐसे बैक्टीरिया के कोशिका द्रव में क्या पड़ा रहता है? डीएनए अणु, यानी डीएनए मॉलिक्यूल्स पड़ा रहता है। जैसे में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदयी जालिका, गोल्गी काय, हरित लवक जैसी कोशिकाओं का अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य मीसोसोम्स करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है? मीसोसोम्स करता है, जो राइबोसोम्स 70S प्रकार के होते हैं। इसमें राइबोसोम्स कैसा होते हैं? 70S के प्रकार के होते हैं। अब इनमें देखते हैं लैंगिक जनन आनुवंशिक पुनर्योजन द्वारा होता है। इसमें लैंगिक जनन, इसमें कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है वह पुनर्योजन द्वारा होता है। यानी परजीवी जीवाणुओं के कारण होने वाले मानव में कुछ रोग है। आइए हम उस रोग के बारे में भी स्टडी करते हैं। जैसे में देखते हैं परजीवी जीवाणुओं के कारण होने वाले मानव में रोग। मानव में परजीवी जीवाणुओं के कारण अनेक रोग हो सकते हैं, जैसे हैजा भी हो सकते हैं, प्लेग भी हो सकते हैं, टिटनेस भी हो सकते हैं, क्षय रोग भी हो सकते हैं, कुष्ठ रोग भी हो सकते हैं, सिफिलिस भी हो सकते हैं और टाइफाइड भी हो सकते हैं। यानी ऐसे सारे बीमारी जो होते हैं ऐसे बैक्टीरिया के कारण होती है। आइए आकृति के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं चलते हैं। आकृति के आधार पर बैक्टीरिया 5 प्रकार के होते हैं। जैसे देखते हैं कोकाई। कोकाई एक बैक्टीरिया का प्रकार है। बैसिलस बैक्टीरिया का प्रकार है। कोमा बैक्टीरिया एक प्रकार है। एस्पारिला एक बैक्टीरिया का प्रकार है। इस प्रकार से देखते हैं एक्टिनोमाइसीट्स का एक प्रकार है। यानी ये सभी बैक्टीरिया का प्रकार है। जैसे देखिए कोकस, बैसिलस, कोकाई, कोमा बैक्टीरिया, यानी ये सभी जो है बैक्टीरिया के प्रकार होते हैं। कोकाई की बात करते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं पर गोलाकार होते हैं। इसमें माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, ट्रेप्टोकोकाई, स्टेपोफाइलोकोकाई,
सरसनी प्रकार के ये सभी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें गोला आकार की बैक्टीरिया की आकार इसमें गोला आकार की होती है। जैसे बैसिलस की बात करते हैं तो इसमें बैसिलस बैक्टीरिया यानी बैसिलस एक प्रकार की आकार है, यानी जितने भी दंडानुमा यानी दंडा के आकार का जो बैक्टीरिया होता है वो बैसिलस बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। यानी आप देखते हैं कोमा बैक्टीरिया की बात करते हैं, इसमें बिल्कुल जैसे आप लोग कोमा का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस को लिखते किसी भी वाक्य को लिखते वक्त, तो ठीक वही कोमा जैसे ही इसमें स्ट्रक्चर होती है। इसमें बैक्टीरिया कैसा होता है, कोमा जैसे होता है। उसके बाद देखते हैं एस्पाइरिला, यानी एस्पाइरिला जो होती है इसमें बिल्कुल सर्पिली आकार के होते हैं, बिल्कुल घूम सांप के जैसे यानी सर्पिला आकार की होती है। इस प्रकार से देखते हैं। अगला बैक्टीरिया की बात करते हैं एक्टिनोमाइसिटिस का। इसमें देखते हैं सूत्राकार का, एकदम बिल्कुल शाखा में यानी धागा जैसे सूत्राकार का बैक्टीरिया पाया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। साइनोबैक्टीरिया में जो है ये नीले हरे शैवाल यानी इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। कौन सा शैवाल पाया जाता है, देखते हैं नीले हरे शैवाल, यानी इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। यह एक कोशिकीय स्वपोषी तंतु रूपी अथवा क्लोनीय जलीय स्थलीय शैवाल हैं। यानी ये सारे जीव साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। किस बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, साइनोबैक्टीरिया। अब देखते हैं अर्ध बैक्टीरिया यानी अर्च बैक्टीरिया में आते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत विषम परिस्थिति में भी पाए जाते हैं। विषम परिस्थिति यानी परिस्थिति के विपरीत वातावरण रहने की बात अगर आती है तो विपरीत परिस्थिति यानी विषम परिस्थिति में भी ऐसे जीव अपना जीवन यापन अच्छे से कर लेते हैं। यानी ऐसे विषम परिस्थिति में जैसे मेथेनोजोइक बहुत से रूमिनेंट जानवरों की आंत में पाए जाते हैं। रूमिनेंट जानवरों की बात करते हैं जो जानवर खाते हैं, हरे घास चारा खाते हैं, जो खाने के बाद पचाने के लिए उन्हें पुनः अपने मुंह में लाकर चबाना पड़ता है, तो वैसे बोलते हैं, वैसे जानवर को बोलते हैं रूमिनेंट जानवर। यानी रूमिनेंट जानवर के आंत में पाए जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, रूमिनेंट जानवर के आंत में। ये गोबर गैस से मीथेन का भी निर्माण करते हैं। यानी ऐसे बैक्टीरिया गोबर गैस से किसका निर्माण करते हैं, मीथेन का निर्माण करते हैं। आइए अब चलते हैं। इस प्रकार से आपने बैक्टीरिया की इतनी सारे जानकारी प्राप्त किए। आइए हम दूसरे जगत की ओर लेकर चलते हैं, जैसे प्रोटिस्टा जगत यानी प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत चलते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कई एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। ये प्राय जो है जलीय यूकैरियोटिक जीव को शामिल किए गए हैं। इसमें प्राय जलीय और यूकैरियोटिक जीव को शामिल किए गए हैं। किसमें, प्रोटिस्टा जगत में। इसके अंतर्गत जैसे यूग्लिना देखते हैं, यूग्लिना भी इसी किंगडम के अंतर्गत आते हैं। यानी यह यूग्लिना में देखते हैं कि यह दो तरह की जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। एक तो पहले देखते हैं सूर्य के प्रकाश से स्वपोषित की भांति, और दूसरा जो देखते हैं इसके अभाव में इतर पोषी की, और इस प्रकार से देखते हैं दोनों स्थिति में यह अपना पोषण पूरा कर लेता है। यानी इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ भी आते हैं। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ को सम्मिलित किया जाता है। पादप की बात करते हैं तो पादप यानी प्लांटिया किंगडम, ये सभी रंगीन बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव इस जगत के अंतर्गत आते हैं। जैसे मांस, शैवाल, पुष्पीय, अपुष्पीय यानी बीजीय पौधे को इस जगत में रखा जाता है। यानी प्लांटिया किंगडम के अंतर्गत कहें तो जितने भी पादप से संबंधित, जितने भी पेड़ पौधे वन से संबंधित जीव हैं, वो सभी इसी किंगडम के अंतर्गत रखा जाता है। उस प्रकार से देखते हैं हम फंजाई किंगडम की बात करते हैं, यानी कवक जगत की बात करते हैं। ये यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीव जिनमें अवशोषण द्वारा शोषण होता है, जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। यानी ये कवक अवशोषित करके अपना पोषण के लिए किसी दूसरे को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करके अपना पोषण को पूरा करते हैं। इस जगत के अंतर्गत सभी इतर पोषी होते हैं,
परजीवी, मृतजीवी भी होते हैं। यानी इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से निर्मित होती है। इसकी कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? ध्यान रखेंगे, काइटिन नामक जटिल शर्करा, यानी कवक जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उसकी जो है कोशिका भित्ति काइटिन नाम की जटिल शर्करा से बनी होती है। उस प्रकार से देखते हैं कि जंतु जगत में, अब हम लोग चलते हैं कि जंतु जगत में यानी सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता सभी जो है इसी जगत में रखा जाता है। यानी जितने भी जंतु जगत के जीव है वो सभी को इसी जगत के अंतर्गत रखा जाता है। यानी इन्हें मेटोजोआ भी कहते हैं, इन्हें मेटोजोआ भी कहते हैं। इसमें देखते हैं हाइड्रा, जेलीफिश, स्टारफिश, उभयचर, सरीसृप, कृमि, पक्षी, स्तनधारी जीव, यानी ये सभी जीव जो हैं जंतु जगत के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। यानी ऐसे जीव को जंतु जगत के जीव कहे जाते हैं। अब देखते हैं, एक झलक हम लोग चलते हैं द्विनाम पद्धति की ओर। द्विनाम पद्धति में हम लोग चलते हैं, यानी कि 1753 ईस्वी की बात करते हैं। 1753 ईस्वी में कैरलस लिनियस महोदय ने, जो आप जान रहे हैं कि आधुनिक वर्गीकरण की पिता माने जाते हैं, कैरलस लिनियस महोदय को आधुनिक वर्गीकरण का पिता माना जाता है। यानी कि उनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। यानी कि 1753 ईस्वी में कैरलस लिनियस महोदय ने द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। इस पद्धति के अनुसार हर जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना होता है। यानी लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना होता है। पहला उसके वंश का नाम होता है, दूसरा उसकी जाति के नाम होता है। यानी वंश व जाति के नाम के बाद उसकी वर्गीकी विध का नाम लिखा जाता है, जिसे आप देखते हैं सबसे पहले उस जीव को खोजा या नाम दिया जाता है। यानी आप देख रहे हैं कि द्विनाम पद्धति के अनुसार यानी कि जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना होता है। पहला शब्द जो है वह किस वंश के जीव हैं, दूसरा क्या है वह किस जाति के जीव हैं। यानी वंश और जाति के आधार पर जो नामकरण किया जाता है जीवों को, वह द्विनाम पद्धति कहलाता है। यानी द्विनाम पद्धति जो है वह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे आप